नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो पर। आज हम बताने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था विलियम पिट ने, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस पिट्स इंडिया एक्ट को वहां पर इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। सबसे पहले तो यह बोला गया कि कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए या डिस्टिंग्विश किया जाए। यानी ये कंपनी जो कि कॉमर्शियल बेसिस पे भी काम कर रही थी, यानी ट्रेड जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता था, वो हो गया कॉमर्शियल टर्म। और दूसरा हो गया पॉलिटिकल फंक्शंस, मतलब कि आपको रेवेन्यू का राइट मिल गया, आप कानून बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरकार की तरह काम कर रहे हैं। जब आप कॉमर्शियल तरीके से काम कर रहे हैं तो आप ट्रेड या व्यापार कर रहे हैं, और पॉलिटिकल फंक्शंस जब करते हैं तो आप एक सरकार की तरह काम करते हैं। तो एज अ व्यापारी और एज अ सरकार आपके फंक्शंस अलग अलग हैं, उन्हें डिस्टिंग्विश या सेपरेट किया जाए। जब ये बात हो गई कि कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है, तो इसको देखेगा कौन? जो कॉमर्शियल फंक्शंस थी वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि लंदन में बैठती थी। और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक नई बोर्ड बनाई गई जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखी गई, और वो भी लंदन में बैठती थी। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अंतर क्या है? अंतर यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देखती थी, मतलब कॉमर्शियल फंक्शंस, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन से जुड़ा हुआ था, जो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखता था। मतलब अब सरकार चलाने की जो जब भी बात आएगी तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चलाएगा, वो चलाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जो कि सीधे सीधे सेंट्रल ब्रिटिश क्राउन से जुड़ी हुई है। इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट्स के ऊपर अधिकार मिल गया। अब वो इस कंट्रोल अब वो इसे कंट्रोल कर सकते थे। और जो रेवेन्यू की बात थी कि किस की कौन से टाइप के फार्मर से कितना टैक्स लेना चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करने की ताकत और सिविल और मिलिट्री को कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के पास। पहली बार हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उनके ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। अब तक उन्हें ईस्ट कंपनी पोजीशंस इन इंडिया बोले जा रहे थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद उन्हें ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहने जाने लगा। दूसरा जो था कि यह बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और ये कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू मिला। तो ये कंट्रोल बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कस लिया। अच्छा, आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना नियम क्यों चेंज कर रही है? क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं? इसका कारण यह था कि जो यूएसए है, यहाँ पर इस समय पर बवाल मचा हुआ था। वहां पर भी ब्रिटिशर्स ही गए थे, लेकिन बाद में उन ब्रिटिशर्स ने खुद को एक अलग देश अमेरिका बोला और ब्रिटिशर्स को हटा दिया, मतलब उनको टाटा बोल दिया। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी ताकत छीन ली। जो थोड़े ताकत बचे थे उन्हें भी कंट्रोल करने लगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ताकत छीन ले, और जो बचे कुछ ताकत थी उन पर भी कंट्रोल करने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये होगी आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786 की। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पोस्ट को स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी, और इन्हीं दो शर्तों को रखने के लिए एक्ट ऑफ 1786 हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या थी वो दो शर्तें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए रखा था। पहला कि उनको एक अधिकार दिया जाए कि वे कोई भी स्पेशल केस में अपने काउंसिल के मेंबर से पूछे बगैर कोई भी डिसीजन ले सके। मतलब एक तरह से उन्हें वीटो पावर चाहिए था कि वे कोई भी डिसीजन अपने काउंसिल मेंबर्स में सलाह मशवरा करे बिना ले सके। और दूसरा कि उनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, मतलब उन्हें आर्मी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल खुद का होना था जब तक वे गवर्नर जनरल हैं। मतलब उनके हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कमांडर इन चीफ होंगे। अब आगे देखते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में क्या था।
इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो दो शर्तें थी, उनकी उनकी वीटो पावर और कमांडर इन चीफ वाली बात बात थी, वो अब सबके लिए लागू कर दिया गया। अब आने वाली अब आने वाले जो भी गवर्नर जनरल होंगे, वो स्पेशल केसेस में काउंसिल मेंबर से पूछे बगैर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इस चार्टर्ड एक्ट ने गवर्नर जनरल को बहुत सारी नई ताकत दी और गवर्नर्स और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और बंगाल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कंट्रोल दिया। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वे रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और इनके कई सारे ताकत गवर्नर जनरल को दे दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके पास अब सिर्फ ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। हाँ, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ट्रेडिंग पावर ही बची थी। उसने कहा कि हमें ट्रेडिंग मोनोपोली चाहिए। उसके पास पहले से थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे खत्म करने लगी थी। इसलिए इसके लिए बवाल मच गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मेंबर्स थे वे लग्जरियस लाइफ जीते थे, और जितने भी ब्रिटिश के धनी आदमी थे, वे चाहते थे कि उनके बच्चे की पोस्टिंग इंडिया हो और वे बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो इस चार्टर्ड में कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली को 20 साल तक बढ़ा दिया गया। इस चार्टर्ड में यह भी कहा गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल से नहीं होगा जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यहाँ याद रखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं यानी गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ होगा, लेकिन चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1783 में कहा गया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में कहा गया कि जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता, वे कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कमांडर इन चीफ थे। उनके बाद अगर उसे अपॉइंट किया गया तो ही वे बनेगा। इस चार्टर्ड में एक बात थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे, उनके स्टाफ थे, उनको सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। मतलब अब उन्हें जो पैसा मिलेगा वो इंडिया की रेवेन्यू से मिलेगा, और इनकी सैलरी कोई ऐसी वैसी नहीं होती थी। इतनी होती थी कि वे लग्जरियस लाइफ जी सके। अब आगे आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में लगभग ले ही लिया था। आपको मैंने चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में बताया था कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 1793 प्लस 20 होते हैं 830। अब चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ कि इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब कोई भी ट्रेडर या ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में ट्रेड या व्यापार कर सकता है। ये अब सबके लिए खुला था। लेकिन इसने टी यानी चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली अभी भी कंपनी को ही दे रखी थी। मतलब चाय और चाइना के साथ व्यापार की ट्रेड मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। साथ ही साथ इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में यह भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के अधीन है। मतलब कंपनी तो पहले से ब्रिटिश की ही थी, लेकिन ये बात वे बार बार बताकर कहना चाह रहे थे कि मालिक हम ही हैं। सब कुछ का मालिक ब्रिटिश के राजा या रानी ही हैं। इस एक्ट में इंडिया में कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश के अधीन बोला है। इस चार्टर ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को कहा, और कहीं न कहीं इसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब इंडियंस के धर्मों को चेंज करने का प्लान बना रहे थे। आप जानती ही हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण क्या-क्या थे। अगर आप नहीं जानते तो मैं इस पर एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। चौथा कि इसने इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया इंडिया में। वे वेस्टर्न एजुकेशन पर बस ध्यान देते थे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि ये इंडियंस पढ़े लिखे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडियंस पढ़ लिख लें, उन्हें बस अपनी पड़ी हुई थी। इस चार्टर एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को लोगों के ऊपर टैक्स लेने को बोला, और ये बेसिकली उनकी चाल थी, क्योंकि वे पहले से ही लोगों से टैक्स ले रहे थे और ब्रिटिशर्स उस टैक्स से लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप लोगों से टैक्स वसूलिए। मतलब अब क्या, मतलब अब टैक्स लेने पहले ही ब्रिटिश सरकार ले चुकी थी, फिर लोकल गवर्नमेंट को बोली आप टैक्स वसूलिए, और लोग अगर मना करे तो आप उन्हें पनिश भी कर सकते हैं।
मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी। हाँ, बस वो रोड बना दिया, मंदिर वगैरह बना दिया। तो लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लेने वाला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट्स को बोला कि आप लोगों से टैक्स लीजिए और उस टैक्स से डेवलपमेंट कीजिए। ब्रिटिश लोगों के द्वारा टैक्स वसूल कर उनके डेवलपमेंट में काम करने की चाल चल रही थी। अब अगली वीडियो में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 से शुरू करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।